नमस्कार दोस्तों, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज भी हम आपके साथ डेली करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और स्टैटिक इंफॉर्मेशन डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए सरकारी परीक्षा के इस डेली करंट अफेयर्स वाले सीरीज में। और यहाँ पे जो आपको इंफॉर्मेशन अगर आपको इंपॉर्टेंट लगती है तो आप उसको नोट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों, हमेशा की तरह हम अपने दिन की शुरुआत एक मोटिवेशनल कोट से करते हैं और हमारा आज का मोटिवेशनल कोट है, डोंट वेट फॉर अपॉर्चुनिटी, क्रिएट इट। इसका मतलब है कि अपॉर्चुनिटी का आप वेट मत करो, आप खुद इसे जो है क्रिएट करो। इसका मतलब है कि आप किसी चीज की अगर तैयारी कर रहे हो तो आप तैयारी तो कर रहे हो, लेकिन उसमें आप अपॉर्चुनिटी को ढूंढो, उसमें आप अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करो कि कैसे आप उस तैयारी को जो है वो सक्सेसफुल बना सकते हो। आप वेट मत करो, क्योंकि इंतजार करोगे तो शायद उसमें समय भी लग सकता है या ना भी हो सकता है। तो अपॉर्चुनिटी को जो है वेट करने के बजाय आप उसे क्रिएट करना सीखें। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ हम अपने डेली करंट अफेयर्स वाले सीरीज में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। विथ विच कंट्री हैज इंडिया रिसेंटली साइंड एन एग्रीमेंट ऑन वेस्ट वाटर मैनेजमेंट? हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अपशिष्ट जल प्रबंधन पर समझौता किया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए मलेशिया, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी जापान या ऑप्शन डी श्रीलंका। तो सही जवाब देखते हैं। हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी जापान। जी, भारत ने जापान देश के साथ जो है वेस्ट वाटर मैनेजमेंट पे एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। और ये जो समझौता हुआ है ये भारत के डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेस यानी कि रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रेजुविनेशन और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति और जापान के मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के बीच में यह समझौता किया गया है कि वेस्ट वाटर का कैसे मैनेजमेंट किया जा सकता है, कैसे उसे शुद्ध करके जो है वो घरेलू उपयोग में लाया जा सकता है। इसमें जो टेक्निक अपनाई जा रही है वो एक जापानीज टेक्निक अपनाई जा रही है जिसका नाम है जोकाशु, मतलब कि प्यूरिफिकेशन टैंक टेक्नोलॉजी। मतलब कि इसमें क्या होता है कि टैंक का उपयोग करके जो है वेस्ट वाटर को प्यूरिफाई किया जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which state government has announced to celebrate April 14 celebrated as Equality Day from this year onwards? किस राज्य सरकार ने इस वर्ष से 14 अप्रैल को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश या ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो सही जवाब देखते हैं। हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी तमिलनाडु। जी, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इस साल से यानी 14 अप्रैल को जो है वो समानता दिवस यानी कि इक्वालिटी डे के रूप में मनाने की अपने राज्य में घोषणा की है। 14 अप्रैल जो कि अंबेडकर जयंती के रूप में मनाई जाती है और अंबेडकर जी को तो आप सभी जानते होंगे क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्रिएटर जो है माने जाते हैं। और इस अवसर पे जो है तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अपने जो है जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के जो स्टाफ्स हैं उनको या उनके ऑफिसेस है उसमें उन्होंने जो है वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ इन्होंने जो है एक ओथ भी अपने ऑफिसर्स को दिलाया है, ठीक है। और ये पहली बार नहीं हो रहा है जब किसी डेट को जो है तमिलनाडु गवर्नमेंट ने जो है स्पेशल डेट जो है अनाउंस किया है। इसके पहले 17 सितंबर को यानी कि सोशल जस्टिस डे के रूप में जो है तमिलनाडु गवर्नमेंट ने मनाया है। और ये जो सोशल जस्टिस डे जो मनाया गया है ये वहां के रिफॉर्मिस्ट लीडर पेरियार्स के बर्थ एनिवर्सरी के दिन पे मनाया गया है, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट जो है ये इंफॉर्मेशन है क्योंकि इन्होंने तो एक तो घोषणा की है और एक पहले भी ये घोषणा कर चुके हैं, ठीक है। अंबेडकर जयंती को पूरे जो है देश में भीम जयंती के रूप में भी जो है जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको भीमराव अंबेडकर दिख रहे हैं, इनकी एक बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट कोट है, आई लाइक द रिलीजियन दैट टीचेस लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। जी, ये बोल रहे हैं कि मैं उस धर्म को मानता हूं जो लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी को सिखाता है, यानी कि समानता, भाईचारा और इक्वालिटी यानी कि लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता को सिखाता है। ये उसी धर्म को मानते हैं। यही कारण है कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने जो है इस दिन को जो है समानता दिवस के रूप में घोषित किया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। In which state UT the central government has announced to provide free 1.5 lakhs dish TV services? केंद्र सरकार ने किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में मुफ्त
1.5 लाख डिश टीवी सेवा प्रदान करने की घोषणा की है। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन सी लद्दाख या ऑप्शन डी मेघालय। तो हम सही जवाब देखते हैं। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी जम्मू और कश्मीर। जी, भारत सरकार ने जम्मू और कश्मीर के रिमोट एरियाज में जो है इन्होंने फ्री डिश टीवी को जो है लोगों तक प्रोवाइड करने की घोषणा की है। ठीक है, और इस डिश टीवी में इन्होंने क्या घोषणा की है कि आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन फी जो है पेड नहीं करना है, सिर्फ आपको जो है एक टाइम का इन्वेस्टमेंट करना है जो कि 2000 का है, किसमें सेटअप बॉक्स और एंटीना को जो है परचेज करने में करना है, और उसमें आपका जो सब्सक्रिप्शन फी लगता है वो आपको नहीं लिया जाएगा। ठीक है, ये जो डिश टीवी की बात हो रही है तो डिश टीवी भारत सरकार के द्वारा दिसंबर 2004 में लॉन्च किया गया था, और डीडी फ्री डिश जिसे जो है पहले डीडी डायरेक्ट प्लस भी कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। विच इंडियन बैट्समैन has become the 7th batsman to complete 10,000 runs in T20 मैच। कौन से भारतीय बल्लेबाज T20 मैच में 10,000 रन पूरा करने वाले 7वें बल्लेबाज बन गए हैं? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए विराट कोहली, ऑप्शन बी रोहित शर्मा, ऑप्शन सी हार्दिक पांड्या या ऑप्शन डी महेंद्र सिंह धोनी। तो हम सही जवाब देख लेते हैं। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी रोहित शर्मा। जी, रोहित शर्मा 7वें ऐसे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने T20 में 10,000 रन पूरा कर लिया है। ठीक है, इन्होंने जो 10,000 रन पूरा किया है वो 362 इनिंग्स में जो है ये जाकर इनका रन पूरा हुआ है। ठीक है, विराट कोहली जो है वो पहले भारतीय ऐसे बल्लेबाज है जिन्होंने सबसे पहले 10,000 रन T20 मैच में पूरा किया है। उसके बाद रोहित शर्मा दूसरे ऐसे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं, और विश्व के 7वें ऐसे जो है बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने T20 मैच में 10,000 का रन जो है पूरा कर लिया है। ठीक है, अगर हम रोहित शर्मा की बात करें तो रोहित शर्मा अभी प्रेजेंट टाइम में आईपीएल चल रही है और इस आईपीएल के मुंबई इंडियंस टीम के ये कैप्टन है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। फॉर हाउ लॉन्ग हैज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड द कंटिन्यूएशन ऑफ द रिवाइव्ड राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान? भारत सरकार ने कब तक संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को जारी रखने की मंजूरी दी है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए मार्च 2024, ऑप्शन बी अप्रैल 2023, ऑप्शन सी मार्च 2026 या ऑप्शन डी अप्रैल 2025। तो हम सही जवाब देख लेते हैं। हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी मार्च 2026, यानी मार्च 2026 तक जो है भारत सरकार ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को जारी रखने की मंजूरी दे दी है। ठीक है, ये जो मंजूरी दी गई है ये भारत सरकार के द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा दी गई है, और इसमें जो कुल खर्चे आ रहे हैं इस खर्चे में लगभग जो है टोटल जो खर्चे हैं वो 5,900 करोड़ आ रहे हैं, जिसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों जो है बियर करेंगे। ठीक है, और इसकी जो एक्सटेंशन की गई है वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के दोनों कंपोनेंट के जो है वो मदद से की गई है। ठीक है, अगर राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की बात करें तो इसकी जो लॉन्चिंग हुई थी वो 24 अप्रैल 2018 को इसकी शुरुआत की गई थी, और इसका जो एम है वो टू डेवलप एंड स्ट्रेंथन द पंचायती राज सिस्टम, यानी हमारे देश में यानी कि शहर और गांव में पंचायती राज सिस्टम को जो है और मजबूत बनाना मेन इसका मोटो है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। Who has been appointed as the chairperson of the National Commission for Minorities? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए इकबाल सिंह लालपुरा, ऑप्शन बी सैयद शहजादी, ऑप्शन सी मुख्तार अब्बास नकवी या ऑप्शन डी चंदन बाजवा। तो आपको बताना है कि अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा जो है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के चेयरपर्सन नियुक्त किए गए हैं और उनका नाम क्या है। चलिए सही जवाब देखते हैं। हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए इकबाल सिंह लालपुरा। जी, ये नाम आपने सुन रखा होगा इसी टर्म में, क्योंकि इकबाल सिंह लालपुरा को फिर से जो है भारत सरकार के द्वारा जो है अपॉइंट कर लिया गया है, और उनकी अगर बात करें तो ये बीजेपी के बहुत अच्छे ही स्पोक्स पर्सन है। कहां से?
पंजाब से, और ये सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इन्होंने कई सारे किताबें लिख रखी है सिख फिलॉसफी के ऊपर या उनके हिस्ट्री के ऊपर। ठीक है, और यूनियन मिनिस्टर अभी कौन है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के? ये है मुख्तार अब्बास नकवी जी। तो काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है क्योंकि इन्हें फिर से रीअपॉइंट कर लिया गया है, आप इसे जरूर नोट कर ले। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। Which country has been elected to the 4 principal bodies of the Economic and Social Council of the United Nations? संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद के 4 प्रमुख निकायों के लिए किस देश को चुना गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी अमेरिका या ऑप्शन डी यूक्रेन। तो हम सही जवाब देख लेते हैं। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी इंडिया। जी, इंडिया को अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद के 4 प्रमुख निकायों के लिए जो है इन्हें चुना गया है। ठीक है, और जिस निकाय के लिए भारत को चुना गया है द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, वो यूनाइटेड नेशन सिस्टम के जो 6 ऑर्गन है उनमें से एक है। ठीक है, जिसकी एस्टैब्लिशमेंट जो की गई थी वो यूएन चार्टर के द्वारा 1945 में की गई थी। ठीक है, अगर हम जो है ECOSOC की बात करें तो इसमें जो टोटल मेंबर है वो 54 मेंबर है, और इसकी जो एस्टैब्लिशमेंट की गई थी वो 1945 में की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। Which of the following women entrepreneur has been honored with EY Entrepreneur of the Year Award 2021? निम्नलिखित में से किस महिला उद्यमी को EY Entrepreneur of the Year Award 2021 से सम्मानित किया गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए अदिति गुप्ता, ऑप्शन बी किरण मजुमदार शॉ, ऑप्शन सी राधिका अग्रवाल या ऑप्शन डी फाल्गुनी नायर। हमें बताना है कि किस वोमेन एंटरप्रेन्योर को अभी हाल ही में EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 के लिए जो है चुना गया है। हमारे ऑप्शन तो आपको दिख चुके हैं, मिल भी चुके हैं, तो चलिए हम सही जवाब देखते हैं। हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी फाल्गुनी नायर को। ठीक है, फाल्गुनी नायर जो कि नायका की फाउंडर है। नायका एक ई कॉमर्स कंपनी है जो कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स को जो है वो भारत में बेचती है। ठीक है, अगर हम फाल्गुनी नायर की बात कर ले तो फाल्गुनी नायर इस जो है अवार्ड को पाने के बाद ये अब इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी कहाँ? EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड में। ठीक है, जो कि होने वाले हैं 9 जून 2022 को मोनाको में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। The birth anniversary of the founder of which of the following religions is celebrated on 14th April? निम्नलिखित में से किस धर्म के संस्थापक का जन्म उत्सव 14 अप्रैल को मनाया गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए हिंदू, ऑप्शन बी मुस्लिम, ऑप्शन सी जैन या ऑप्शन डी बुद्धिस्ट। तो हमें बताना है कि निम्न में से किस धर्म के संस्थापक का जो है जन्म उत्सव 14 अप्रैल को मनाया गया है। चलिए सही जवाब देखते हैं। हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी जैन। जैन धर्म के संस्थापक का जन्म उत्सव अभी हाल ही में 14 अप्रैल को मनाया गया है। आपको तो जैन धर्म से इनके फाउंडर का नाम आपके दिमाग में आ ही गया होगा। हम बात कर रहे हैं महावीर की। जी, महावीर जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं, और जैन धर्म के पहले तीर्थंकर और 23वें तीर्थंकर और 24वें तीर्थंकर से जो है आपके स्टैटिक जीके के रूप में बहुत सारे एग्जाम्स में सवाल पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते रहे हैं। तो आपको यहाँ पे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर के रूप में इंफॉर्मेशन दी जा रही है, लेकिन आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर और 23वें तीर्थंकर कौन थे। उनका नाम हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है दोस्तों, जो जैन धर्म के संस्थापक भगवान महावीर का जो 14 अप्रैल को जन्म मनाया गया है वो इस साल पड़ा है। बेसिकली ये 14 अप्रैल को नहीं मनाया जाता है क्योंकि बेसिकली हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो है चैत्र महीने के 13वें दिन इनका जन्म मनाया जाता है और वो इस साल 14 अप्रैल को पड़ा है। इसलिए जो है ये इससे सवाल आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, महावीर को जो है इनको वर्धमान भी जो है बोला जाता है। ठीक है, और ये जो है किंग सिद्धार्थ और रानी त्रिशला के ये पुत्र है, और इन्होंने जो है अपनी युवा अवस्था में यानी बचपन अवस्था में ही अपने गृह को त्याग दिया था, और इन्होंने जो है अपने ज्ञान की प्राप्ति के लिए ये जो है वन में
चले गए थे। इनसे जुड़ी काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन है और उनसे जुड़ी जो है काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते रहते हैं, तो आप इनसे जुड़ी इंफॉर्मेशन को जरूर पढ़ ले, आपके एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा डेली करंट अफेयर्स का लास्ट क्वेश्चन। Which of the following organization has revised the global trade growth for the year 2022 from 4.7% to 3%? निम्नलिखित में से किस संगठन ने वर्ष 2022 के लिए वैश्विक व्यापार वृद्धि को 4.7% से संशोधित कर 3% कर दिया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऑप्शन बी विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ऑप्शन डी संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। तो हमें सही जवाब बताना है। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व व्यापार संगठन। जी, विश्व व्यापार संगठन ने जो है वर्ष 2022 के लिए जो वैश्विक व्यापार है यानी कि ग्लोबल ट्रेड है उसको फिर से रिवाइज किया है, और रिवाइज करके इन्होंने जो है पहले 4.7% का ग्रोथ बताया था, अब इन्होंने बताया है कि वो 3% रहने की अनुमान है। ठीक है, इसका जो मेन कारण है वो है रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। इससे जो है कई सारे देशों पे असर पड़ सकते हैं, उनके व्यापार में, उनके लेन देन में, उनके जो है बहुत सारे चीज़ों में जो है इससे वार से जो है उन पे इफेक्ट पड़ सकते हैं। यही कारण है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने जो है वो जो है विश्व व्यापार को जो है फिर से रिवाइज किया है। ठीक है, और अगर हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लें तो इसकी हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, और इसकी जो फाउंडेशन की गई थी वो 1 जनवरी 1995 यानी कि 1995 को की गई थी, और अभी इसके जो डायरेक्टर जनरल है वो है अगोजी ओकोंजो इविला। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इससे सवाल आपके एग्जाम्स में बन सकते हैं, तो इसे भी नोट जरूर कर ले। दोस्तों, ये है हमारे आज के डेली करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और स्टैटिक इंफॉर्मेशन। आप इससे जुड़ी और भी अधिक इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट sarkaripariksha.com पे विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इस डेली करंट अफेयर्स के अलावा न्यूज एनालिसिस, वीकली न्यूज, वन लाइनर्स और स्टैटिक जीके के रूप में रेडी रेफरेंस जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए जाते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी भी सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, चाहे वो फेसबुक, टेलीग्राम या ट्विटर है, तो आप हमें वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। हम वहां पर भी आपको अलग अलग मोड में इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करें, अपने दोस्त, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करें जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, और मैंने जो आपसे सवाल पूछा है उसे हमें कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दें, और साथ ही साथ हमें ये भी कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि हमारी जो आने वाली नेक्स्ट वीडियोज है उसकी इंफॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, अच्छे से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी एग्जाम्स की तैयारी में जोरों शोरों से लगे रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियोज में, तब तक के लिए नमस्कार।